इजराइल, मोसाद खुद ट्रंप पर हमला करा सकते हैं। ये उन्होंने एक तरह से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी साइन लिए हुए हैं खुद ट्रंप के, अगर मुझ पर हमले की कोशिश की जाए तो ईरान को तबाह कर दें। क्या खुद इजराइल ट्रंप पर हमला करा सकता है? जी, 100% ही नहीं, 1000%। ये इजराइल कर सकता है, और मुझे लगता है कि अगर ईरान पे वो कड़ा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे तो बहुत जल्द उनकी हत्या भी करा सकता है, जैसा जॉन एफ कैनेडी के ऊपर उन्होंने करा के। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आखिर ऐसे हालात क्यों बने कि डोनाल्ड ट्रंप को अंकारा से वापसी में इतना खौफ हुआ कि जहाज बदलना पड़ा? यानी नेटो की मीटिंग के वापसी तक ईरान से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जनाजे की, आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे में लोगों की शिरकत की, कि उससे एक अजीब खौफ का माहौल बना। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं ट्रंप साहब के बातचीत जारी रहेगी। आखिर उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये समझना एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या अब फिर जंग होगी? क्या ईरान फिर से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उसी तरह से हमले करेगा? क्या ईरान को वो मौका फिर मिलेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू वो मौका फिर देंगे कि ईरान अपनी ताकत दिखाए? ये तमाम वो सवालात हैं जो हर एक देखने वाले हमारे जो चैनल को देख रहे हैं उनके सभी के जहनों में वो घूम रहे होंगे। इन सवालात के जवाब तलाश करने के लिए एक बार फिर हम मिल रहे हैं जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब से। पाशा साहब वेस्ट एशिया के मामलात के बहुत ही जाने माने जानकार हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज के सरबराह रह चुके हैं, डिप्लोमेट के तौर पर काम कर चुके हैं, और दर्जनों किताबें लिखी हैं। उस इलाके में बार बार जाते रहते हैं। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने एक बार फिर वक्त दिया। क्या कुछ देख रहे हैं? आयतुल्लाह खामेनेई का जनाजा, नेटो की मीटिंग अंकारा में, और खौफ इतना कि जहाज बदलना पड़ा, दुनिया की सुपर पावर होने का दावा करने वाले सबसे ताकतवर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को ये सब कुछ करना पड़ा। कैसे देख रहे हैं आप? जी, शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर करीब करीब 3 हमले हुए हैं अभी तक, इलेक्शंस की कैनवासिंग से पहले मिलाए तो अभी कुछ हफ्ते पहले भी न्यूयॉर्क में भी हुआ था, और वो काफी डरे हुए हैं कि कहीं उन पे दोबारा सीरियस हमला ना हो जाए। और वो जैसे कि वो पिछले 1.5 सालों से रहे हैं, वो मेक अमेरिका ग्रेट करने के मिशन पे लगे हुए हैं, और अमेरिका को जिस तरीके से उनके नजरिए से ऊंचाई पे पहुंचाना है वो काम में लगे हुए हैं, और जो भी करते हैं वो इसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। चाहे वो पनामा का इशू हो, ग्रीनलैंड का इशू है, नाटो का इशू हो, टैरिफ का हो, या नॉर्थ कोरिया, ईरान, इजराइल, लेबनान, गाजा, बोर्ड ऑफ पीस, जो भी हो, वो कह रहे हैं कि ये सब सुलझाने से अमेरिका का इमेज बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, शऊर बढ़ेगा, और ताकतवर बनेगा, और पहले से आगे बढ़ेगा। तो जाहिर है कि ये सब इनके काफी बड़े बड़े इरादे हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, और वो मुकम्मल करना चाहते हैं। और उनके ऊपर हमला जो भी इंफॉर्मेशन मोसाद के जरिए नेतन्याहू दिया है, तो वो डरे हुए थे अंकारा में, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि जो भी कर रहे हैं वो कई देश इसको मुखालिफत कर रहे हैं, और कई लोग, सदर, हुक्मरान उनको पसंद नहीं करते जो भी कर रहे हैं।
क्योंकि वो उनका मानना ये है कि अमेरिका का ये सब देश जो है फायदा उठाए, चाहे टैरिफ को लेके, एक्सपोर्ट बढ़ा के, और अमेरिका का खर्च बढ़ गया इससे, और अमेरिका की हैसियत कमजोर हो गई और वो एक्सपोर्टिंग नेशन से इंपोर्टिंग नेशन बन गया। तो वो मानते हैं कि चीन से लेके, रूस से लेके, भारत से लेके सभी देश जो है उन अमेरिका का फायदा उठाए, और वो जो कड़े कदम उठा रहे हैं उससे नाराज हैं, और लोग भी नाराज हैं, गुट नाराज हैं, चाहे कुछ भी हो, एक्टर्स नॉन एक्टर्स वगैरह। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो फौरन जो है वो चौंक गए शायद, और इसी वजह से वो उनकी जो कतार द्वारा दी गई थी प्लेन, उसमें सफर अंकारा से घर लौटने के लिए नहीं किए, और जो उनका पुराना हवाई जहाज था उसी में गए लंदन में, वहां जाके बदल दिए। लेकिन ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर कहीं और से आता तो जायज या भरोसेमंद माना जाता था। चूंकि ये इजराइल से आया है, और चूंकि इजराइल खुद हत्या कई लीडरों की किया है, माहिर है वो, और बदनाम भी है, और अलग थलग भी है, पराया भी है, तो ये कुछ लोग जो है शक की नजर से देख रहे हैं कि ये मकसद क्या हो सकता था इस मौके पे अमेरिका के ट्रम्प को, सदर को डराना और उनको ये इत्तला देना कि आपके ऊपर हमला हो सकता है ईरान के द्वारा। और कुछ ही दिन पहले 2 बार अमेरिका ने सीजफायर को उल्लंघन करते हुए अमेरिका ईरान पे हमला किया था। जब 3 या 4 जहाजों पे खाड़ी में ओमान के कोस्टल लाइन पे हमले हुए थे, 3 सऊदी और 1 कतारी गैस प्लांट। तो अब ईरान कह रहा है कि वो गलती से हुई वो, और बातचीत कर रहे हैं। ओमान के लीडर्स तेहरान पहुंचे हैं मध्यस्थता करने के लिए। पाकिस्तान तो अलग थलग हो गया कुछ दिनों से इस मध्यस्थता, तो कतार प्रयास कर रहा है, और अमेरिका की तरफ से भी कड़े कदम उठाए हुए हैं हमले के बावजूद। नए सैंक्शंस डाले हैं मुस्तफा खामनेई और कई टॉप लीडर्स के खिलाफ। तेल को बंद कर दिया है जो वेवर दिया था, और उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी ट्रंप ने साइन किया, जिसके मुताबिक अगर उनके ऊपर हमला होता है, वो मर जाते हैं, तो ईरान को तहस नहस कर दिया जाए 1 साल के अंदर। और 1000 मिसाइल जो है ताक में है, और कई हजार रेडी हैं, और मिलिट्री को हिदायत दी है कि ये जल्द से जल्द काम मुकम्मल कर रहे ताकि ईरान बचे ना। तो ये सब पहले भी उन्होंने कहा था, और इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने कहा था कि अगर उन पे हमला होता है तो क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सब अभी चूंकि हुआ नहीं है, ये सब हवा में बातें हैं, कोई मानने के लिए ये अभी फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन इजराइल जो है सस्पेक्ट है 2-3 चीजों की वजह से। एक तो वो पहले से ही सीजफायर के खिलाफ था, और एमओयू को खतन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, जो ईरान के हक में है वो मानता है। तीसरा जो है, पहले आर्टिकल में सीज फायर को ईरान अमेरिका से लेबनान पे जुड़ा हुआ है, उसके भी सख्त खिलाफ था वो। चौथा, वो जो पैसे देना है अमेरिका ईरान के द्वारा फ्रोजन असेट्स, उसके बारे में भी कड़ी चिंता प्रकट की है, क्योंकि वो जेसीपीओ के तहत जो बराक ओबामा ने पैसे दिया उसके 10 या 11 गुना ज्यादा है। तो इजराइल ये करा कि ये पैसे जो है अपने असला के लिए, मिसाइल के लिए, ये प्रॉक्सीज के लिए ये इस्तेमाल करेगा ईरान, वो हमारे खिलाफ होगा। और आईएईए के भी मुद्दे पे, न्यूक्लियर इशू पे भी उसने चिंता प्रकट की है, और कई उसमें प्रोविजंस हैं जिसके खिलाफ इजराइल ने नुक्ताचीनी की है। और उनके हामी जो रिपब्लिकन पार्टी में हैं वो भी ट्रम्प के खिलाफ सरेंडर की तरह
मानते हैं। और जो एपेक है, ज़ायनिस्ट लॉबी भी है, वो भी कैंपेन शुरू कर दी है अमेरिका में, उनके मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, सपोर्टर्स के जरिए, कि ये मेमोरेंडम किसी न किसी तरह इजराइल के सलामती के लिए खतरा है और अमेरिका की तसल्लुत के लिए भी एक खतरा है, इसको खत्म करना है। चूंकि ट्रंप ने आखिरी दम तक इजराइल को बताया नहीं था इसके बारे में, सीक्रेटली उन्होंने साइन कर दिया और बाद में बताया, तो अब वो खुद इस दबाव के कारण सिर्फ इजराइल ही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ही नहीं, खाड़ी के देश कुछ भी इसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ये ईरान कंट्रोल जता रहा है और के दूसरे मुद्दों पे कोई बातचीत नहीं हुई है फैसला को, चाहे मिसाइल्स हो, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम है वगैरह, तो उसमें भी वो चिंता प्रकट कर रहे हैं, बहरीन और यूएई वगैरह। तो इन तीनों से मुखालिफत बढ़ती गई और ट्रंप जो है बेचैन है वो, कि उन्होंने गलती कर दी और ये सेल आउट हो गया ईरान का, और ईरान जो है, उन्होंने कहा था कि वो जंग तो जीत नहीं सकते, लेकिन ये माहिर हैं बातचीत में, नेगोशिएशंस में, इनको कोई हरा नहीं सकता। तो वही हुआ। तो ईरान जो है बातचीत में इस सीज़फायर को एमओयू के तहत अपने पूरे पॉइंट्स मना लिया और बेबस होके ट्रंप जो है फ्रस्ट्रेटेड होके साइन करना पड़ा, क्योंकि उनकी स्थिति खराब हो रही थी। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, उनकी पॉपुलैरिटी घट रही थी और सभी जगह से तनकीद हो रही थी। तो किसी न किसी तरह मिलिट्री भी कुछ पेशरफ्त कर नहीं पाई थी और ईरान के मुकाबले में वो कमजोर हो रहे थे खाड़ी में, और खर्चा भी बढ़ रहा था। इन सब वजूहात से जो है वो आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो ये सब हुआ और पाकिस्तान के जरिए ये मध्यस्थता होकर एमओयू हुआ, जो कि पहले से ही डुलमुल था और कई लोग जो है इसको शक की नजर से देखते थे, क्योंकि जो इनका क्लाइंट स्टेट इजराइल 2 जगह लेबनान और गाजा में सीज फायर एक्सेप्ट किया है, लेकिन हर दिन उल्लंघन करता है। तो इसी तरह यहाँ भी अमेरिका ऐसा ही कर रहा था, कहीं हमारे ईरान के ठिकानों पे बमबारी करता था, कहीं जबरदस्ती से जहाजों को भेज रहा था, धमकी दे रहा था और हर तरीके से गाली गलौज भी करता था ये अमेरिका का सदर। तो ये इतने मतलब इनका लहजा इतना खराब है कि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो ईरान के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये मतलब ये हल्कापन बोलते हैं कि ऐसा सदर कभी इतने बड़े महान देश का इस लैंग्वेज लहजे में बात कर सकता है कि तहजीब के खिलाफ है, उसके तमद्दुन के। तो इस लिहाज से जो है ये एमओयू खत्म हो गया बोल के अंकारा में उन्होंने ऐलान कर दिया, सीज़फायर खत्म हो गया बोल के, लेकिन अब दिखावे के लिए वो कुछ नहीं कर सकते और बता रहे हैं कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि ओमान गए हैं अराची साहब और कतार का डेलीगेशन तेहरान भी गया हुआ है। तो दोनों मुझे लगता है इंटरेस्टेड हैं। ईरान अभी नहीं चाहता कि जंग हो फिलहाल, और जो भी उसको मिलेगा इस एमओयू से वो बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, चाहे फ्रोजन एसेट्स हो या लेबनान में सीज फायर हो या खून खराबा कम हो या सैंक्शंस हटाए तेल पे एक्सपोर्ट करने की वजह से और दूसरी चीजों में। तो ईरान का भी इसमें काफी फायदा है, ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका का फायदा हो रहा है, इसमें काफी ईरान का भी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली भी उसके फायदे हैं, तो वो भी खोना नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल से ये अब ईरान की तरफ से कि ये हमला 3-4 जहाजों पे गलती से हुआ, तो शायद ये अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगा और दोनों किसी न किसी तरह बातचीत के जरिए पटरी पे आएंगे और जो 60 दिन का मोहलत है बातचीत करने के लिए, चाहे वो सीज़फायर खत्म हुआ अमेरिका का कहना,
लेकिन मेरे ख्याल से ईरान कुछ ऐसी बात नहीं कहा कि सीजफायर खत्म हो गया है या एमओयू खत्म हो गया है, लेकिन ये रेसिप्रोकल है, आप भी इसको एहतराम करिए, हम भी एहतराम कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है। जी जी इस बीच में गालिबाफ का बयान आया है ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का कि अमेरिका से सिर्फ वो बात कर सकता है, भरोसे की इतनी ज्यादा कमी है कि सिर्फ वो मुल्क बात कर सकता है अमेरिका से जो जंग लड़ने की सलाहियत रखता हो, यानी जंग लड़ने के लिए भी वो बिल्कुल तैयार हो और ऐसी हालत में वो बात करे। अब्बास अराक्ची अब से पहले कह चुके हैं कि जो कुछ हमने मैदान जंग में जीता है हम उसको मेज पर हारने वाले नहीं है, हम वहां भी जीत करके हटेंगे। आपने भी कहा कि खुद ट्रंप ने माना कि ईरानी निगोशिएटर्स बहुत ही कामयाब हैं और वो अपनी बात मनवा करके हटते हैं, और उसी के नतीजे में आपने बताया कि ये एमओयू साइन हुआ। अभी इस वक्त की हालत ये है, ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से तबाह कर दूंगा ईरान को अगर मुझ पर जानलेवा हमला हुआ। फिर मुज्तबा खामेनेई के फाइनेंसर अली अंसारी जो दुबई में रहते हैं उन पर सैंक्शन लगा दिए गए, और ये भी कह रहे हैं कि बातचीत भी चलती रहेगी और सीज फायर खत्म हो चुका है। इस सबको मिलाकर के समझा क्या जाए, ये एक बड़ा सवाल है। असल बात यह है काजमी साहब कि ईरान मान के बातचीत कर रहा है कि वो फतह हासिल करें, कि वो अमेरिका को हराए हैं और उनके अड्डे जो है खाड़ी के देशों में तबाह करे हैं और इजराइल को ऐसा तमाचा मारे हैं कि वो कभी भूलेगा नहीं। तो ये ईरान का मानना है, लेकिन इसको जो है अमेरिका और खाड़ी के देश और इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मान के चल रहे हैं कि उन्होंने ईरान को कमजोर कर दिया, हरा हरा बोल के भी बोलते हैं, सरेंडर भी करना चाहिए बोल के बोलते हैं, लेकिन उनको पता है कि ईरान मुंह तोड़ जवाब दिया है और कमजोर नहीं हुआ है और घुटने टेका नहीं है, लेकिन उनमें भी उनकी भी शक्ति ईरान ने कमजोर कर दी है, उनको पता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है सभी देश, खाड़ी के, इजराइल और अमेरिका। तो ये चूंकि इनके इरादे नापाक थे और इस बलबूते पे गए थे हमला करने के लिए कि हम ताकतवर हैं, ईरान कमजोर है और जल्दी हरा देंगे, तो उनको चौंकना पड़ा, उनको सरप्राइज मिला कि ईरान जवाब दिया और अपने बलबूते पे खड़ा है और मजबूत है और वो कंसेशन देने वाला नहीं है। तो इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा है कि ये गुरूर अभी बाकी है ईरान का, तकब्बुर है कि हम इतना मिसाइल दागे और इतने दिन बमबारी की, लेकिन फिर भी ये जो है अकड़ है, और ये अकड़ है ईरान की क्योंकि उनके पास ताकत है, लेकिन अमेरिका इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये असल में मुद्दा है। तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ये क्यों है, हम इतनी बमबारी करे बाद भी, क्योंकि ट्रंप हर बार कहता था कि हम इनको फोर्स के जरिए ही मजबूर करेंगे बातचीत के लिए, लेकिन ईरान का मानना ऐसा नहीं है, वो अपनी जीत के बलबूते पे बातचीत कर रहे हैं। तो दोनों में तसादुम हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स एंड प्रेशर्स दोनों तरफ से हो रहा है, और जैसा 3-4 जहाजों पे ईरान की तरफ से हमला हुआ है, वो शायद ऐसे गुट थे जो IRGC की या सिविलियन लीडरशिप के अंडर कंट्रोल नहीं है, वो जो हिदायत दिए थे अली खामने पहले, उसके मुताबिक उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, अब शायद उनको रिग्रेट हो रहा है। लेकिन अमेरिका भी जो भी कुछ कदम उठाया है वो भी उनको शायद ज्यादा हो गया बोल के अब महसूस हो रहा है कि तेल की पाबंदी हटाना और दोबारा सैंक्शंस लगाना MOU के साफ उल्लंघन है। ये कई आर्टिकल्स में लिखा है कि कोई नया कदम अमेरिका नहीं उठाएगा, अमेरिका ईरान की तरफ ऐसे कोई शरायत दागेगा नहीं जिससे इसको स्पिरिट को अंडरमाइन होगा बोल के। तो दोनों तरफ से ज्यादती हुई है।
हाँ, दोनों तरफ से ज्यादती हुई है। मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि ये जो एक रिपोर्ट आई वो मैंने भी देखी है, जो वेस्टर्न मीडिया में आई है कि ईरान के कुछ एलिमेंट्स ने उस पर हमला कर दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये प्रोपेगेंडा न्यूज़ है ईरान के अंदर इख्तलाफ बताने की? क्योंकि वहां तो पूरी तरह से सब लोग मुत्तहिद नजर आ रहे हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेशन है। खातिमुल अंबिया नाम का हेडक्वार्टर है जो जंग को पूरी तरह से चला रहा है, जिसमें आईआरजीसी और फौज को मिलकर के काम कैसे करना है, वो सारी चीजें हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडे का हिस्सा है और वहां पूरी तरह से इत्तेहाद है? क्या कहीं ईरानी सोर्स ने भी ऐसा कहीं इशारा दिया जो शायद मेरी नजर से ना गुजरा हो? आपने कुछ ऐसा देखा हो, क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रहे हैं वो सही लगता है, क्योंकि अली ये मुस्तफा खामनेई ने खुद कहा कि वो एमओयू के हक में नहीं थे। और मुस्तफा खामनेई को जो है आरजीसी सपोर्ट करके वो सत्ता पे लाए उनको एक्सपोर्ट ऑफ असेंबली में। और मुस्तफा ने साफ कहा कि प्रेसिडेंट पेजेस्कियान और जो गालिबाफ और आची हैं उनके मनाने पे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बोलने पे वो माने वो। तो इसका मतलब है दो राय हैं वहाँ। एक तो जो लिबरल माना जाता है, मॉडरेट माना जाता है, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, मजलिस वगैरह, और खामनेई, मुस्तफा खामनेई और आईआरजीसी के कमांडर्स वगैरह। तो ये दो नजरिए अब सभी पूरी दुनिया को पता है कि दोनों क्या चाहते हैं और डिप्लोमेसी के हक में कौन है और जंग के हक में कौन है। तो ये कोई नई बात नहीं आई है। जी, लेकिन इत्तेहाद है, जो आप कह रहे हैं कि पॉलिसी अमेरिका के खिलाफ क्या होना है, इत्तेहाद है कि अगर डिप्लोमेसी कामयाब होती है तो हम कोशिश करेंगे, क्यों नहीं। और रूस और चीन और दूसरे साथी भी, दुनिया भी यही चाहती है कि किसी न किसी तरह ये बातचीत करके इसको सुलझाया जाए, क्योंकि जंग से नुकसान होता है। हालांकि अमेरिका कुछ और ज्यादा नहीं कर सकता जो ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि जो भी हथियार थे उनके पास उन्होंने इस्तेमाल किया, बंकर बस्टिंग से, F-35 से, क्रूज मिसाइल, टमाहोक, जो भी उनके पास जखीरा था असला का, नाटो से, पूरी दुनिया से इकट्ठा करके बारिश की तरह बम बरसाए इजराइल और अमेरिका, कुछ भी कर नहीं सके। ईरान टूटा नहीं और उनका हौसला अभी भी बुलंद है और वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए अभी भी तैयार हैं, मजबूत हैं। लेकिन इसको मानने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। और वो समझते हैं कि ये सिविलियन लीडरशिप जो है वो डरे हुए हैं अमेरिका की पावर से, जो कि आईआरजीसी डरने की कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। तो इसको डिवाइड करके ये गैप और ज्यादा वाइड करना चाहते हैं, ये सब अफवाहों से। तो कुछ हद तक शायद कामयाब हुए हैं अभी तक, लेकिन इसमें ज्यादा उसको और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए तो ये सब ड्रामाबाजी हो रही है और इजराइल इसके बीच में वेज डिवाइड करने की और कोशिश कर रहा है, जैसा हमला अमेरिका के सदर के ऊपर होने वाला है बोल के डरा के, और लेबनान में जो भी करना चाहते हैं वो करने के लिए। और देखिए, इजराइल जो है सस्पेक्ट है शुरू से और आखिर तक, क्योंकि अभी 3 महीने बाकी हैं नेतन्याहू के इलेक्शन इजराइल में जो होने वाला है अक्टूबर के आखिर में। तो उस वक्त तक नए नए जो है मसले ढूंढ रहा है जिससे ये टेंशन बना रहे और ये मिस्टर सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग मैन का इमेज इलेक्शन में इजरायलियों को दे सके और ये दोबारा जीत सके बोल के वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, चाहे वो ईरान के मुद्दे को लेकर है और सीजफायर को, या असैसिनेशन, या लेबनान, या गाजा, या टर्की, हर एक नया नया मुद्दा वो खोज के निकल रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है वो और भी करेगा आगे चल के, क्योंकि अब आसान हो गया है ये आईआरजीसी और सिविलियन लीडरशिप के बीच में कौन हक में है शांति के प्रयास में, डिप्लोमेसी में, और कौन जंग चाहता है।
तो और इसमें उनके कुछ कोलैबोरेटर्स भी हैं, जैसा बहरीन और यूएई। फॉल्स फ्लैग अटैक्स भी हो सकते हैं और प्रोवोक भी कर सकते हैं ड्रोन से या शिप्स पे, या ईरान को बदनाम करने के लिए। तो ये बहुत फूक फूक के आगे चलना होगा और इजराइल का हर एक स्टेटमेंट पढ़ना होगा गंभीरता से, क्योंकि वो ये सस्पिशन और मिस्चीवियस एक्ट्स करता रहेगा आगे 3 महीने तक। क्या क्या आप इस हद तक भी, कुछ लोग हैं जो इसे इस तरह से देखते हैं कि इजराइल मोसाद खुद ट्रंप पर हमला करा सकते हैं? ये उन्होंने एक तरह से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी साइन लिए हुए हैं खुद ट्रंप के, अगर मुझ पर हमले की कोशिश की जाए तो ईरान को तबाह कर दें। क्या खुद इजराइल ट्रंप पर हमला करा सकता है इस वक्त? क्या लगता है? जी, 100% ही नहीं, 1000%। ये इजराइल कर सकता है और मुझे लगता है कि अगर ईरान पे वो कड़ा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे तो बहुत जल्द उनकी हत्या भी करा सकता है, जैसा जॉन एफ कैनेडी के ऊपर उन्होंने करा के निकम्मे लिंडन जॉनसन को तख्ते पे लाए सदर बना के। उसके बाद से पूरा अमेरिका निर्भर है इजराइल के ऊपर और मैनिपुलेट कर रहा है। कोई भी सदर अभी तक इजराइल के खिलाफ नहीं गया 61 से। तो अब चूंकि इससे खतरा बढ़ गया है, इसको हटाना चाहेंगे वो किसी भी हालत में। और चूंकि अब पूरा तसल्लुत इनका वेस्ट एशिया में खतरे में है और ईरान को अगर खत्म नहीं करेंगे तो इनकी बात कोई नहीं मानेगा, तो इस लिहाज से ये कांटे को हटाना चाहेंगे, इस स्टम्बलिंग ब्लॉक को। तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस पे हमला होता है ट्रंप पे, और ये ब्लैंक चेक ले लिए हैं कि ईरान पे हमला होगा अगर इसको असैसिनेट करते हैं बोलते हैं। तो यही जूश लॉबी की, ज़ायनिस्ट लॉबी की पॉलिसी है, किसी न किसी तरह तनाव बनाए रखे और अमेरिका को मुलविस करे। वो खुद कमजोर हैं, उनको पता है, वो अमेरिका के ऊपर निर्भर है, लेकिन अमेरिका के बलबूते पे ताकत को इस्तेमाल करके ईरान को तहस नहस करना चाहते हैं। जी। और ये खुद अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा कि क्या अगर ऐसा हुआ, ट्रंप को कत्ल किया गया या हमला किया गया, उस वक्त क्या अमरीकी ये फैसला कर सकेंगे फौजी जिम्मेदारान के ईरान पर हमला किया जाए? क्योंकि ईरान भी अपनी ताकत दिखा चुका है 13 दिन की जंग में भी और 40 दिन की जंग में भी। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं ये जो मैं एक पॉइंट देखिए, ये जो ब्लैंक चेक ले लिए हैं यहूदी ट्रंप से, अगर ट्रंप इस हमले में मारा जाता है तो जो हुक्मरान अमेरिका के हैं पॉलिटिकल और मिलिट्री, वो इतने अहमक नहीं है कि गया सो गया जी। उनको पता है कि ये इजराइल ने करवाया है जी, तो वो इतने भूल नहीं करेंगे कि ईरान पे हमला करके और मुसीबत मोल ले। हाँ, अगर इजराइल बाज नहीं आता तो सिग्नल भी ईरान को दे सकते हैं कि आप जो मर्जी करो इजराइल पे। अमेरिका इजराइल को सीज़फायर के बावजूद भी आप जो मर्जी करो लेबनान के करना है। लेकिन अमेरिका इससे और कमजोर नहीं होना चाहता है, और ये चाल जो इजराइल चल रहा है तो इसी को भुगतना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और अमेरिका जान चुका है कि ये पूरे फसाद में इजराइल ने, नेतन्याहू ने फंसाया था, और ये दूसरा बड़ी गलती होगी अगर अमेरिका 1000 मिसाइल या 2000 मिसाइल ईरान को तहस नहस करने में करेगा। तो वो बोलेंगे कि आप करो, आपको खतरा है ना, हमको कोई खतरा नहीं, हमारे से तो सीज़फायर हो गया और MOU हम साइन कर रहे हैं, आपको निपटना रहे तो आप निपट लो, हम अलग थलग रहेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। यानी ट्रंप पर हमले के बाद भी अमेरिका में वो लोग हैं जो ईरान पर हमला करने से बचेंगे। अच्छा, वक्त हमारा जरा कम रह गया है। ये जो जनाजे का प्रोग्राम रहा आयतुल्लाह खामेनी का, जिसमें ईरान, तेहरान, कुम, फिर इराक, नजफ, करबला, ये सब तकरीबन
43 मिलियन, 4 करोड़ 30 लाख लोग इसमें शरीक हुए, जिसमें ट्रंप ने भी कह दिया कि मुझे तो अंदाज नहीं था कि इतना लोग उन्हें प्यार करते हैं। इसके सियासी फायदे इलाके को मुत्तहिद करने में, या कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस पूरे इलाके की सियासत पर, मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी, ये जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया 28 फरवरी को, उसके बाद से जिस तरीके से ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया अमेरिका के अड्डों के ऊपर, उर्दून को और इजराइल को, इससे साबित हो गया कि ईरान कोई मामूली देश नहीं है। ये ताकतवर देश है और अपने उसूलों के ऊपर खड़े रहेगा और दिफा करेगा अपना, और इससे इसकी मकबूलियत और बढ़ गई। जो सपोर्टर्स हैं हिजबुल्ला, हूती और सीरिया में, इराक में और जहां भी हो इस इलाके में, इराक में वगैरह सब, तो अब वो उनका पॉलिटिकल क्लाउड जो कहते हैं और बढ़ गया है कि हमारा रहबर जो है ईरान तो ताकतवर है और हम सीना तान के आगे बढ़ सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या कोई भी दुश्मन हो। एक तो ये हुआ। दूसरा जो है, अपना असर और रसूख पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली ईरान ने बता दिया कि इतने सारे 100 से ज्यादा जो लीडरान आए पूरी दुनिया से, सर्विंग और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह, तो जो भी अमेरिका और उनके दुश्मन, ईरान के दुश्मनों ने आइसोलेट करने की कोशिश की, आप मत जाइए तेहरान में फ्यूनरल में, तो उसके बरक्स हुआ। सऊदी अरेबिया खुद डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भेजा और पाकिस्तान के लीडर्स भी आए, हिंदुस्तान से भी गया और मेदवेदेव ने भी, पुतिन ने भेजा उनको, चीन से भी आए और हर कोई, यूरोपियंस को तो किसी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। तो 100 देशों से डेलीगेशन आना ये बहुत बड़ी बात है, और इतने हजारों के लाखों के लोग ईरान में खुद आए, इराक में आए, तो ये साबित होता है कि ये गवर्नमेंट काफी पॉपुलर है और खामनेई मास लीडर थे, सिर्फ रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। ये हर एक के दिलों में बसे थे, उनकी शराफत से, उनकी लीडरशिप से और उनकी वे ऑफ लाइफ से, सिंपल लाइफ से, वो बहुत प्यारे थे इन सब लोगों को। इस वजह से जो है ट्रंप भी हैरान और परेशान हो गया कि इतने सारे लोग सड़कों पे आए थे इतने दिन और इतनी गर्मी में, इराक में वगैरह सब। आके वजीर आजम भी पेजिस्कियान की बॉडी को रिसीव करने एयरपोर्ट पे आए थे नजफ में। तो इससे साबित होता है कि ईरान कितना ताकतवर है, कितनी इज्जत बड़ी है, इसका एहतराम कितना करते हैं। और ईरान के लीडर्स को भी पता चला कि ये मुंहतोड़ जवाब है साइलेंट सॉफ्ट पावर का ईरान का, कि अमेरिका जो करना चाहता था उनके नापाक इरादे टूट गए और हम मकबूलियत से भरे हुए हैं और आगे भी इस के मदद से होंगे। अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं सब? ये आने वाले वक्त में कोई जंग होगी या ईरान की ताकत इस्टेब्लिश होते होते हॉर्मुज़ पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में होगा और ईरान यहाँ से कोई भी अपने दुश्मन के कम से कम डिफेंस इक्विपमेंट्स वहां से नहीं गुजरने देगा और बगैर ईरान के उस इलाके पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता? क्या उस वक्त उस तरफ जाएगा या कन्फ्रंटेशन अभी और होगा, जंग फिर होगी? मुझे नहीं लगता कि जंग होगी फिलहाल। एक तो ये बड़ा सवाल है क्योंकि दोनों नहीं चाहते, अमेरिका और ईरान फिलहाल। हालांकि ईरान जवाबी हमलों से बता दिया कि उसके पास शक्ति है, वो हर एक हमले को जवाबी हमला दे सकता है। लेकिन जो खाड़ी के देश हैं वो भी नहीं चाहते कि जंग इसको तवील अरसे तक खींचे। छोटे मोटे झड़पें होते रहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़ी जंग खाड़ी के देश भी चाहते हैं।
सिर्फ एक ही देश चाहता है और वो है कि इजराइल। किसी न किसी तरह नेतन्याहू अमेरिका को खींचना चाहते हैं या यूएई के जरिए मुलविस करना चाहते हैं, लेकिन ईरान जो है काफी होशियार हो गया है और मेरे ख्याल से खाड़ी पे अमन रहेगा आगे चल के। लेकिन इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि खाड़ी के देश भी धीरे धीरे अब मानने को तैयार हैं कि जो 12.5 माइल का इलाका है वो ईरान का है। जैसा वो अपने कोस्टल लाइन को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे बहरीन हो या कुवैत हो या सऊदी हो, तो ये ईरान का सॉवरेन राइट है। अगर वहां से जाना होता सिर्फ जाना है तो वो ईरानियन गाइड करेंगे। अगर आपको नहीं जाना है तो उधर से जाइए, आप जाके सपड़िए पत्थरों में या पहाड़ों में और रॉक्स में, और आप खतरा मोल लीजिए। हम कोई गारंटी नहीं देंगे अगर ओमान के भरोसे पे आप उधर जाते हैं, लेकिन जा नहीं सकते वहां। यही तो मुसीबत है। वहां पानी इतना गहरा नहीं है जितना ईरान के हार्मोज की तरफ लाराक आइलैंड के पास सिरीक और किश्म आइलैंड के पास है। तो वहां बड़े ओशन गोइंग शिप्स, ऑयल के, गैस के, सिविलियंस के कंटेनर से वहीं जा सकते हैं और ईरान वहीं से रास्ता बता के गाइड कर सकता है, जैसा मिस्र सुएज कैनाल में गाइड कर सकता है। जी जी जी, तो ये सूरत हाल है कि अभी कोई बड़ी जंग होने के इम्कान नहीं है। चलते चलते अगर 1-1.5 मिनट में बता सकें भारत अब क्या कुछ कर सकता है, कोई करेक्टिव मेजर्स के इम्कान हैं, वो जो हम मुसलसल इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं, भारत सरकार क्या क्या रियल एक्शन ले सकती है भारत सरकार कि देश के लिए कुछ भला भी किया जा सके? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई अपनी पॉलिसी बदलेंगे अमेरिका या इजराइल के तरफ। हाँ, कुछ सिग्नल्स भेज सकते हैं ईरान को कि हम आपसे ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से चाबहार को छोड़ के भाग रहे हैं ये, और इतना बड़ा लिंक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को सेंट्रल एशिया के जरिए ईरान को मॉस्को को लिंक करने वाला था, और जिसपे बमबारी करके अमेरिका ने तहस नहस कर दिया, जैसा उन्होंने मशहद तेहरान की रेलवे लाइन को तहस नहस कर दिया। हालांकि रिपेयर कर लिया है, लेकिन वो नॉर्थ का मशहद का रेलवे लाइन तुर्कमेनिस्तान के जरिए चीन को लिंक करता था। तो ये दोनों पे हमला तो इंडिया को भी सेंट्रल एशिया ईरान से अलग करने का था। हमारे हुक्मरान जो है अमेरिका के दबाव में आके इसको 100 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं, और जो पॉलिसी चेंज करना चाहिए था। फॉरेन मिनिस्टर ईरान को जाने के बजाय खाड़ी में वहाँ गर्मी के मौसम में वहाँ पड़े हैं उनसे भीख मांगने के लिए। तो जो करना चाहिए बदलाव, सुझाव, चेंजेस, वो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में बैठ गया कि जो अमेरिका इजराइल कर सकते हैं ईरान के खिलाफ वो करेंगे एक ना एक दिन, वहाँ रजीम चेंज करेंगे, हमको फायदा होगा अगर उनके कंट्रोल में ईरान का तेल आ गया तो ये उसी ड्रीम वर्ल्ड में बैठे हैं और इनके ख्वाब शायद पूरा नहीं होंगे वो। जी जी जी, वो कोई तब्दीली होती नजर नहीं आती आप कह रहे हैं, और ये अभी भी अमेरिका और इजराइल को ताकतवर समझ रहे हैं, ईरान शायद तबाह हो जाएगा अभी भी ये समझ रहे हैं। ये बहुत ही अजीब सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।